आपका धड़कन आपकी। तो युवाओं को या कोई भी एज हो उसको हर दिन आधे घंटे से 45 मिनट की रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। दिल को क्यों सताते हो? तो कोशिश कीजिए कि बाहर की डाइट आप बिल्कुल नहीं लें। पैकेट या डिब्बा बंद जो चीज़ है उनके अंदर नमक और हार्मफुल केमिकल्स बहुत होते हैं, तो वो आपको अपने दिनचर्या से निकालना चाहिए। दिल की सुनोगे, खुश रहोगे। सुनो दिल की। इजहार में, प्यार में या यूं ही बेकार में, कविता में, गजल में, गानों में, शायरी में दिल को नाजुक, कांच सा और भी ना जाने क्या क्या कहा गया। विश्वास मानिए, साइंस भी मानेगा, दिल वो सब है, नाजुक भी, कांच सा भी। जरा सी असावधानी और दिल तिड़क जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आज विश्व हृदय दिवस है। अब अगले आधे घंटे आपको दिल थाम कर सुनना है, दिल की बात, क्योंकि दिल जो कह रहा है वही जिंदगी की धड़कन है। दिल की बीमारी बहुत बड़ी महामारी साबित हो चुकी है। हृदय रोग दुनिया भर में हत्यारा नंबर 1 है। पिछले 20 सालों के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा मौतें दिल की बीमारी से हुई हैं। बीमारियों से होने वाली मौतों में से 16% मौतें हृदय रोगों से हुई हैं। ये एक डराने वाला आंकड़ा है। भारत में 23% मौतों की वजह दिल की बीमारी बनी है। और अब वो जमाना भी नहीं रहा जब कहते थे कि उम्र के साथ दिल पर खतरा मंडराता है। अब तो ये हर उम्र पर वार कर रहा है। 40% हार्ट पेशेंट्स की उम्र 40 से भी कम पाई गई है। आपको डरना नहीं है, बस अगले आधे घंटे हमें देने हैं, क्योंकि दो टूक बात है। धड़कन प्यारी है तो सुनो दिल की। चलिए तो सुनो दिल की, और आज बात होगी दिल से। प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़, पूर्व कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय के हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोधपुर के पूर्व आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर उमेश फतेहपुरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक। डॉक्टर उमेश, स्वागत है सर आपका भी। और डॉक्टर अशोक गर्ग, कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हैं, आपका भी स्वागत है डॉक्टर अशोक। डॉक्टर राहुल सिंगर, एडिशनल डायरेक्टर कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस, आपका भी स्वागत है डॉक्टर राहुल। सबसे पहले डॉक्टर अशोक गर्ग, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। सर पहले ये बताइए, ये दिल दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, आखिर हम मनाते क्यों हैं? क्यों, क्या उद्देश्य है इसका? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोगों को? देखिए, जो विश्व हृदय दिवस है, वो जो हृदय रोग जो विश्व में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इनकी बीमारियों की रोकथाम के बारे में चेतना जागृत करने के लिए 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया था। और शुरू में ये सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था। फिर 2012 में इसकी एक डेट फिक्स कर दी गई, 29 सितंबर। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड हार्ट डे का मनाने का, वो यही है कि विश्व में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही जो हृदय रोगों की समस्या है, इसकी रोकथाम के बारे में लोगों में जागरूकता आए और इसका सही तरह से निदान और उपचार में मदद मिले। डॉक्टर राहुल, देखिए, हम विश्व हृदय दिवस मना लें और न जाने कितने ही दिन हम क्यों ना मना लें, लेकिन बावजूद इसके दिल की बीमारियों से जुड़े मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। कारण क्या है सर इसके पीछे? लोग अवेयर हैं, लेकिन फिर भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां कम नहीं हो रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कारण सबको मालूम है। और जो पहले कारण होते थे, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं। बट आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि 40% लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट 40 साल के नीचे हैं। सो यू कैन इमेजिन, कल भी एक फेसबुक लाइव में मैंने बोला था
कि आजकल जो अवसाद मीन्स स्ट्रेस, जो स्ट्रेसफुल बिहेवियर है, स्ट्रेसफुल माहौल है, जिस माहौल में हम आजकल रह रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल की जो शैली बदल चुकी है, हाईली कॉम्पिटिटिव टाइम में आजकल हम हैं, स्ट्रेसफुल हैं, बचपन से ही हमें स्ट्रेस के में उसमें डाल दिया जाता है, जितने भी आप रियलिटी शोज वगैरह देखते हैं। तो यह एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस आपके घर पर, स्ट्रेस आपके वर्क प्लेस पर, स्ट्रेस आपके एम्बिशन मीन्स आपके प्रोफेशन लेवल पर, आपके कैरियर में। सो दिस स्ट्रेस एंड द स्मोकिंग, so these two are the most important cause of increase in the coronary artery disease इस पर्टिकुलर अभी के टाइम में, क्योंकि ये जो वेल नोन रिस्क फैक्टर्स हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन लोग उसके बाद भी इन रिस्क फैक्टर्स को केयरफुली इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये तो अलग बात है। बट इसके अलावा अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं भी होता है, जैसे 30-40 इयर्स की एज में अभी हमारे 3-4 दिन में ही ऑलमोस्ट 4-5 पेशेंट ऐसे आए जिनको हार्ट अटैक हुआ और जिनकी हार्ट की तीनों ही नाड़ियां ब्लॉक थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जबकि उनको ब्लड प्रेशर भी नहीं था, उनको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं था, लीन एंड थिन थे, कोई मोटापा नहीं था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन द टुडेज टाइम जो स्ट्रेसफुल और कॉम्पिटिटिव नेचर है आजकल लोगों के अंदर, उसकी वजह से यह सीएडी की प्रॉब्लम निरंतर बढ़ती जा रही है। स्ट्रेस के बारे में आप कह रहे हैं डॉक्टर राहुल, क्या स्ट्रेस एक बड़ा कारण माना जा सकता है हार्ट अटैक को लेकर या दिल से जुड़ी बीमारियों को लेकर? क्या ये इतना हार्मफुल है? बिल्कुल। सी स्ट्रेस बहुत हार्मफुल है, बिकॉज मैंने बताया कि इवन विदाउट एनी रिस्क फैक्टर आल्सो स्ट्रेस कैन कॉज हार्ट अटैक। बिकॉज छोटे छोटे प्लाक्स, तो जैसा हमें मालूम है हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्लाक फॉर्मेशन होता है वो यंग एज से शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस इसमें प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि स्ट्रेस जब भी हम करते हैं तो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं लाइक कॉर्टिसोल्स हैं और भी अन्य स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं 30-40% वाले, जिनको हम नॉर्मली अनस्टेबल प्लाक्स बोलते हैं, तो ये स्ट्रेस के दौरान एकदम से रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर जैसे ही होते हैं तो अंदर का जो क्लॉटिंग सेल्स होते हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं और आर्टरी को इमीडिएटली अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, और हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे पेशेंट को जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हमें मिलता है कि हार्ट की आर्टरी पूरी 100% बंद है और एक ही आर्टरी बंद है, बाकी दोनों आर्टरी नॉर्मल चल रही होती है। तो यह एक प्रमुख कारण है कि इसमें क्लॉट्स ज्यादा होते हैं, बिकॉज ऐसे पेशेंट को अनस्टेबल प्लाक्स होते हैं विदाउट एनी रिस्क फैक्टर, और जैसे ही कोई स्ट्रेस हुआ, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस हुआ, रिजल्ट ठीक नहीं आ पाया या फैमिली डिस्टरबेंस हुआ, कोई कुछ हुआ, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेसफुल क्रिएट होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, उसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए आयुर्वेद और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अशोक सर, मुझे ये जानना है आपसे कि आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं, हार्ट अटैक के लक्षण क्या है, कैसे इससे बचा जाए? और दूसरा देखिए कॉमन सा सवाल है कि लोगों में गैस की बीमारी काफ़ी बढ़ गई है, उससे भी कभी कभी दर्द होता है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो जाता है, और सुना ये भी है कि सीने में भी गैस की वजह से दर्द होता है। तो कैसे डिफरेंस कैसे किया जाए, पहचान कैसे हो कि हार्ट अटैक की शुरुआत हो गई है या माइनर हार्ट अटैक है? देखिए, जहाँ तक हार्ट अटैक के लक्षणों का सवाल है, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको सीने के बीचों बीच या लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में, लेफ्ट हाथ में या लेफ्ट जबड़े में बहुत तेज दर्द होता है, साथ में घबराहट होती है, बहुत तेज पसीना आता है, ऐसा तेज पसीना आता है बिल्कुल, ये बहुत बार ऐसा होता है बिल्कुल पानी पानी हो गया, इस तरह की ये कंप्लेन करता है पेशेंट, और अचानक सांस में तकलीफ होती है। ये सब टिपिकल सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। और इस तरह की यदि तेज ये सब लक्षण हो रहे हैं तो आपको तुरंत बिना समय गंवाए चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। जहाँ तक एसिडिटी का और गैस की समस्या का सवाल है, डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और एक ही नॉर्मल आदमी इस तरह मान लेता है कि मेरे गैस का दर्द होगा, लेकिन यदि ये समस्या बहुत तेज हो रही है, ये दर्द बहुत तेज है छाती में, साथ ही पसीना है, घबराहट है, बेचैनी है, तो
एक बार अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क कर लेना चाहिए। यदि एसिडिटी की दवाई एसिडिटी का है तो कोई बात नहीं, रिलीफ हो ही जाएगा, पता चल जाएगा ईसीजी वगैरह जांच कराने से। और यदि हार्ट का है और इसको अपने डिले कर दिया तो वो एक बड़ा जोखिम का कारण बन सकता है। इसलिए ऐसे इस प्रकार के लक्षणों के समय पर अपने चिकित्सक से संपर्क जरूर कर लें। ठीक है, अब दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की भी बात कर लेते हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथी में क्या इसका इलाज है? प्रोफेसर बनवारी लाल सर, मुझे ये बताइए कि क्या ये दिल से जुड़ी बीमारी वंशानुगत भी होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के सैकड़ों वर्ष पहले, अभी आपने स्ट्रेस की बात सुनी सबसे पहले डॉक्टर साहब से, तो ये वंशानुगत भी हो सकती है। प्रक्रियाएं, संस्कार जिस प्रकार के होते हैं उससे है। दूसरी बात इसमें यह है कि सैकड़ों वर्ष पहले आचार्य चरक ने इस बात को स्पष्टतः निर्दिष्ट किया है कि जैसे व्यायाम तीक्ष्णाति विरेक बस्ती, चिंता, भय, त्रास, गद, ये अनेक प्रकार के ऐसे हेतु हैं जिनमें चिंता को महत्वपूर्ण बताया है, भय को महत्वपूर्ण बताया है। इसके अतिरिक्त व्यायाम के बारे में बताया, व्यायाम, अत्यधिक व्यायाम करना या व्यायाम न करना, इन बातों का भी निर्देश किया है। तो इन चीज़ों को हम सबको एक 3 उपस्तंभ मानते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा जोर होता है स्वास्थ्य संरक्षण पर। आजकल जिस लाइफस्टाइल की बात करते हैं, ये आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या या आपका जो स्वास्थ्य संरक्षण है उससे संबंधित है। किस तरह का आहार लेना चाहिए, किस तरह के आहार से बचना चाहिए और किस तरह के मानसिक भावों को आप नियंत्रण में रखना चाहिए। ऐसा करने पर इस तरह के रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। और ये रोग प्राचीन काल से इस प्रकार के जैसे वर्तमान में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण हम तिलक, क्षीर, गुड़ादीनी, पूती, संकीर्ण भोजन, आज जिस संकीर्ण भोजन की आप जंक फूड की आज बात करते हो, सैकड़ों वर्ष पहले आचार्य चरक ने इस बात को बता दिया था कि आप इस प्रकार का भोजन करेंगे, यदि जो जंक फूड है उसको संकीर्ण भोजन के नाम से बताया, तो ऐसी चीज़ें आपके हृदय को सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। और इसमें हम आयुर्वेद में इसकी जो प्रक्रिया है उसमें आम उत्पत्ति मानते हैं। भोजन से जो 2 प्रकार का विश्लेषण होता है, एक प्रसाद भाग अर्जुन की छाल, प्याज का रस, अगर इन चीज़ों का सेवन करें तो इससे बचा जा सकता है। कितनी फायदेमंद ये चीज़ें होती हैं, क्या ये लाभकारी होती हैं? देखिए, हर चीज़ ये लाभकारी तो होती हैं, पर आजकल जितने भी लोगों को देखते हैं हर व्यक्ति अर्जुन की छाल ले रहा है। अर्जुन की छाल भी बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। हर चीज़ हर व्यक्ति को उसी प्रकार से लाभ करती हो ये आवश्यक नहीं है। हृदय के लिए अर्जुन की छाल लाभदायक है, हृदय के लिए लहसुन भी लाभदायक है। लेकिन हम जो वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के दोषों की स्थिति मानते हैं, उनके अनुसार ही दोषों का स्वरूप भी मानते हैं। ये जो अर्जुन की छाल को जिस प्रक्रिया से लोग ले रहे हैं, हर व्यक्ति बिना पूछे ही अपने हिसाब से लेता है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन चिकित्सक यदि सलाह देता है तो ये अत्यधिक लाभकारी है। अर्जुन की छाल भी लाभदायक है, रसोन भी लाभदायक है, और सबसे ज़्यादा लाभदायक है सालपर्णी, एक द्रव्य होता है। सालपर्णी है, शतावरी है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है। लेकिन ये सब चीज़ें चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए। हर व्यक्ति को हर रोग के लक्षणों के अनुरूप जो चिकित्सा का स्वरूप होता है वैसी ही औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जंक फूड की आप बात कर रहे थे। डॉक्टर उमेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा, डॉक्टर प्रोफेसर बनवारी लाल कह रहे हैं कि जंक फूड से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आज की जीवन शैली को देखते हुए आपको लगता है क्या ये संभव होगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जंक फूड पे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। घी तेल के लिए मना किया जाता है, क्या ये मिथक है? क्योंकि हम तो देखिए पूर्वजों से, पुराने ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि घी खाओगे तो हड्डियाँ मजबूत होंगी आपकी। अब कहा जाता है कि घी और तेल से दूर रहिए। बेसिकली घी के लिए मना नहीं किया जाता। जो एसडीएल जो है उसके लिए मना नहीं किया जाता। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, उसके लिए मना किया जाता है। और जो जैसा कि गौड़ साहब ने कहा कि जंक फूड का प्रचलन जैसे बढ़ रहा है, और घी जैसे के लिए कहा जाता है ना सर, गर्ग घी साहब ने ज़्यादा कहा, लोगे तो मोटापा बढ़ेगा, फिर उससे दिल की बीमारियां भी बढ़ेगी। नहीं, तो उसके अनुसार ही हमारे को दैनिक दिनचर्या का वहन करना पड़ेगा। अगर हम घी खा रहे हैं तो उसी के अनुसार हमारे को फिजिकल एक्टिविटी रखनी पड़ेगी। आजकल के लोगों में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है
वो तो कम होती जा रही है, और वो जंक फूड और फैटी जो फूड खा रहा है तो उसके दुष्प्रभाव हार्ट डिजीज में देखने में सामने आ रहे हैं। लेकिन सर दिक्कत ये भी है ना कि तेल में भी आजकल ऑलिव ऑयल यूज लीजिए, ब्राउन राइस ऑयल यूज में लीजिए, मूंगफली का तिल का तेल तो भूल जाइए आप। अब ये तेल यूज में ले तो दिल गवाही देगा लेकिन जेब गवाही नहीं देती है ना सर। नहीं, ये बात सही है, लेकिन हमारी जो एक्सरसाइज जो है, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं, जो योग है, व्यायाम है, प्राणायाम है, इससे हार्ट को मजबूत किया जा सकता है, और इन चीज़ों को लेते हुए भी हम लोग हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। नहीं सर, एक बार मुझे ये साफ कीजिए कि कौन सा तेल, क्योंकि एक आम सवाल है, कई लोग ये सवाल जानना चाहते हैं कि कौन सा तेल, क्या सभी तरह के जो घरों में ये तेल उपलब्ध रहते हैं, मूंगफली का, तिल का, इन तेल को काम में ले सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक मिथ्या है, या फिर ये इसके पीछे कितनी सच्चाई है? क्योंकि लोग ये कहते हैं ऑलिव ऑयल आप यूज़ में लीजिए, क्या वही ठीक रहेगा? अगर यूज़ में लेना है तो आपको मूंगफली तेल और जो तेल थे उन सबको भूल जाइए, ऐसा है या फिर ये सिर्फ एक मिथ्या है? नहीं, मिथ्या तो नहीं है साहब। जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो ऐसा ऑयल कोई सा भी काम में लिया जा सकता है। ठीक है, लो कोलेस्ट्रॉल वाला कोई सा भी ऑयल काम में लिया जा सकता है। हाँ ठीक है सर। मुझे प्रोफेसर बनवारी लाल, व्यायाम की आप बात कर रहे थे। देखिए, व्यायाम आप करें लेकिन किस तरह का करें, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये कहते हैं लोग कि आप सीढ़ी लिफ्ट का यूज़ में मत लीजिए, सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, लेकिन फिर बाद में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ोगे उतरोगे तो भाई आपके घुटने घिस जाएंगे। करें क्या? व्यायाम अपने शरीर के अनुसार करना चाहिए। शरीर चेष्टा याच इष्टा, जो आपके शरीर के लिए उपयुक्त है, आपका शरीर जितना इसमें आपको स्वीकृति देता है, सहमति देता है, उतना व्यायाम करना चाहिए। और इसी तरह से एक बात जो आप घी तेल की भी लिए पूछी, इस बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद तो सर्वोत्कृष्ट मानता है तिल के तेल को। तिल के तेल का प्रयोग क्यों नहीं करें? और घी की बात है, घी का प्रयोग करना चाहिए। नवनीतम नवोद्धृतम हृदयम, हृदय के लिए सर्वश्रेष्ठ है मक्खन। तो आप ये जिस घी की बात कर रहे हैं, घी और तेल के मना करने की बात कर रहे हैं, तो जो सीधा दूध में से निकलने वाला घी है उसका प्रयोग उत्कृष्ट नहीं रहता, लेकिन जो दही जमा करके प्रयोग किया जाता है वह मक्खन और घी काम में लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, ये शरीर जो है निरंतर कुछ न कुछ झड़ता रहता है, शीर्णन होता है, क्षपण होता है, क्षय होता है, तो आप इसमें इतना ही लीजिए जितना पचा सकते हैं। होता कब है, जब विकृति कब करते हैं कि हम समय से जिस चीज़ को, आहार को ले रहे हैं उसके अनुरूप उसका पाचन नहीं कर पाते, व्यायाम नहीं कर पाते। आपने व्यायाम की बात पूछी, जितना आप आहार ले, आजकल जिस कैलोरी की बात कर रहे हैं उस व्यायाम की बात प्राचीन आचार्य लोग कहते हैं कि आपका शरीर में उतना व्यायाम या उतना श्रम आपको करना चाहिए जितना आपने आहार को ग्रहण किया है। आहार का प्रत्येक तत्व को पाचन करने के लिए आपको पृथक पृथक प्रकार के व्यायाम या परिश्रम या श्रम करने चाहिए। डॉक्टर राहुल कहते हैं कि देखिए, ज्यादा व्यायाम करने से या एक्सरसाइज करने से या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से आपकी कार्टिलेज घिस जाती है, ग्रीस कम हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक गुस्सैल भेड़ का वीडियो